नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रीइग्नाइट स्टडीज। हियर आवर एम इज टू रीइग्नाइट योर पैशन फॉर लर्निंग। आज की हमारी ये वीडियो इंडस्ट्रियल रिलेशन की 8th क्लास है। इससे पहले की क्लासेस का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज की इस क्लास में हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस एग्जाम के अंदर। इस डोमेन से आपका एक क्वेश्चन जो है जरूर पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूं तो ये यूएन की एकमात्र ट्राइपार्टाइट बॉडी है। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। ये गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स को एक साथ लेके आती है। इसके अंदर ट्राइपार्टाइट बॉडीज वो होती हैं जिनके अंदर तीन चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है, तीन बॉडीज का। तो इसके अंदर गवर्नमेंट मेंबर होता है, एम्प्लॉयर साइड से कुछ लोग होते हैं और वर्कर साइड से भी कुछ लोग होते हैं। टोटल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के आज के टाइम पे मेंबर स्टेट 187 है। ये डेटा भी आपको याद होना चाहिए। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की क्या हिस्ट्री रही है। जैसा हमने इनिशियली बताया था कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में इस्टेब्लिश किया गया था बाय द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। ये एक एफिलिएटेड एजेंसी था उस टाइम पे लीग ऑफ नेशन की, क्योंकि पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब एंड हुई थी उसके बाद लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी यूएस प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन के माइंडसेट से। बट लीग ऑफ नेशन ज़्यादा चला नहीं। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमने यूएन की स्थापना की। तो उसके जब एक चीज़ तो ये था कि ये लीग ऑफ नेशन की भी एफिलिएटेड एजेंसी था। बट जैसे ही यूएन की स्थापना होती है 1945 में, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट एफिलिएटेड स्पेशलाइज्ड एजेंसी था यूएन की। तो ये यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछती है कि इंटरनेशनल और लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन। और आपको लगेगा जी बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के आगे ऐसे ही होता है यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनेस्को, यूएनईपी, यूएनडीपी। तो आपको लगेगा शायद नहीं होगा, बट ये यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल प्राइज इन पीस कैटेगरी भी मिला था 1969 में। इस ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारे की रोल्स अदा किए हैं अब तक की हिस्ट्री में। जैसे जो साउथ अफ्रीका में डिस्क्रिमिनेशन मूवमेंट था, उसमें इन लोगों ने, इस लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इन्होंने पोलैंड के अंदर एक ट्रेड यूनियन का निर्माण किया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मेजरली 3 एरियाज में डिवाइडेड है। फर्स्ट होता है इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, सेकंड इज इट्स गवर्निंग बॉडी एंड द थर्ड इज द इंटरनेशनल लेबर ऑफिस। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस की। इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस इट सेट्स द इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स। ये मेनली लेबर स्टैंडर्ड्स को सेट करती है, पॉलिसीज डिजाइन करती है आईएलओ की, और इसकी मीटिंग ना एनुअली होती है जिनेवा। चीज आप याद रखिए, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस की मीटिंग एनुअली होती है। इट ऑफन रेफर टू एज एन इंटरनेशनल पार्लियामेंट ऑफ लेबर। इसी को इंटरनेशनल पार्लियामेंट ऑफ लेबर बोला जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंटरनेशनल पार्लियामेंट ऑफ लेबर किसको बोला जाता है, या कि हु इज रिगार्डेड एज द इंटरनेशनल पार्लियामेंट फॉर लेबर, तो आपको पता हो कि इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस को हम बोलते हैं। सेकंड आता है गवर्निंग बॉडी। गवर्निंग बॉडी एग्जीक्यूटिव बॉडी या काउंसिल भी होती है। ये साल में 3 बार मिलते हैं, 3 टाइम्स इन। ऑल्सो सपोर्टेड बाय कमेटी ऑफ एक्सपर्ट। अब गवर्निंग बॉडी को ना कुछ एक्सपर्ट कमेटी भी सपोर्ट करती है ताकि वो काम कर पाए। जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग के मैटर्स पे, मैनेजमेंट डेवलपमेंट के मैनर्स, इन सब मैटर्स पे गवर्निंग बॉडी के पास एक्सपर्ट कमेटीज होती हैं। बस इसमें मेन पॉइंट यही था कि ये साल में 3 बार मिलती है। फिर इंटरनेशनल लेबर ऑफिस की हम बात करते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑफिस ना परमानेंट सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड कराता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये 3 इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं फंक्शंस की। आईएलओ के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो आईएलओ के फंक्शंस की मैं बात करूँ तो सबसे पहला है कोऑर्डिनेटेड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। आईएलओ पॉलिसीज को कोऑर्डिनेट कराता है, प्रोग्राम्स डिजाइन करता है, इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट कराता है, असिस्ट करता है मेंबर स्टेट्स को लेबर के मैटर्स पे और वर्कर्स के मैटर्स पे, ह्यूमन राइट का प्रोटेक्शन भी करता है,
रिसर्च एंड पब्लिकेशन भी देखता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये मैंने नोट्स में आपको जानकारी नहीं दी है, बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ILO कौन कौन सी रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है। ये आपका एक तरीके से होमवर्क है, आप गूगल करिए, आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि ILO की कौन कौन सी रिपोर्ट ILO पब्लिश करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन आता है, तो आप ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि ILO कौन सी रिपोर्ट्स पब्लिश कराता है। फिर हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स की। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स ना नॉन बाइंडिंग होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि ये नॉन बाइंडिंग्स होते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कुछ इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड सेट करता है, कन्वेंशन को, जिसको मेंबर स्टेट्स बाद में रेक्टिफाई करते हैं। अब इसके टोटल 8 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड राइट्स हैं, जिनको हमने ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ से देखिए, जो आप और वीडियोस वगैरह देखते होंगे तो वहाँ पे इस चीज़ पे ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं किया होगा, बट जस्ट इस सिचुएशन में, जैसे यूपीएससी आजकल फैक्चुअल क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा पूछ रही है। आप अगर सिविल सर्विसेज का एग्जाम्पल उठाएं, पीडीएस या सीएपीएफ का पेपर आप उठाएंगे, तो ये कन्वेंशन से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि कन्वेंशन नंबर दिस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको ये कन्वेंशंस मैं कह रहा हूँ आप प्लीज़ याद करके जाइएगा, स्पेशली इन एपीएफसी और ईपीएफओ एग्जाम, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अब हम बात करते हैं मेजरली जो 4 कैटेगरीज में इन्होंने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और राइट्स को डिज़ाइन किया गया है ना, उनकी। तो सबसे पहले देखते हैं कन्वेंशन 87 से 98, ये एक सेट बना है कन्वेंशन 87 से 98। इसमें है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड द राइट टू कलेक्टिव। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड द राइट टू कलेक्टिव। अब ये पूरा फैक्चुअल नॉलेज है, इसको आप बार बार पढ़ेंगे तभी आपको ये चीज़ याद होगी। फिर कन्वेंशन 29 to 105। Convention 29 to 105 is the elimination of forced and compulsory labor. Is the elimination of forced or compulsory labor. Convention number 29 to 105 is elimination of forced and compulsory labor. फिर Convention 138 and 182. It is all about the abolition of child labor. It is about the abolition of child labor. The next is Convention 100 and 111. It is about the elimination of discrimination in respect of employment and occupation. तो it broadly 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आए ऐसा बहुत रेयर है, बट जो आगे जो 8 कोर कन्वेंशंस है ना, वहाँ से आप मान के चलिए अगर ILO पे कोई क्वेश्चन आता है डिफिकल्ट तो इन्हीं कन्वेंशन से आएगा। तो ये 8 कोर तो आपको याद होनी ही चाहिए, वो यही है जो ऊपर हमने पढ़ी। अब चलिए इन 8 कोर कन्वेंशंस को देखते हैं जो ILO की हैं। Convention number 29. Convention number 29 is about forced labor convention. Forced labor convention. अब आप इसको याद कैसे करेंगे? 29 is about forced labor convention. देखिए, मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, पता नहीं आप लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, बट थोड़ा सा देखिए, थोड़ा फनी भी है। बट जैसे बोलते ना 9 2 11, 9 2 11 मतलब कोई भाग गया। हिंदी में मुहावरा 9 2 11 होना, मतलब एक तरीके से भाग जाना। भागता कौन है? जिसको फोर्स किया गया है, बांध के रखा गया है, तो बंधवा मजदूर। फोर्स लेबर इज बंधवा मजदूर। तो 9 2 इज लाइक फोर्स्ड लेबर से रिलेटेड है, मैंने ऐसे याद किया है। कन्वेंशन 105 ये भी अबोलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन। 105 भी अबोलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन। फिर आता है 100, कन्वेंशन 100, यह इक्वल रिम्यूनरेशन कन्वेंशन। इक्वल रिम्यूनरेशन कन्वेंशन। 100 रुपीज़ कहते हैं ना, 100 रुपीज़ दे दो किसी को, 100 रुपये दे दिए, तो 100 रुपये का मतलब है इक्वल रिम्यूनरेशन प्रोवाइड कराना। तो से आप ऐसे याद रख सकते हैं, 100 रुपये। फिर 111, कन्वेंशन 111। देखो 111 में नंबर में ही कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, 111 तीनों इक्वल हैं, तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है एम्प्लॉयमेंट ऑक्यूपेशन पे। फिर 138 इज अबाउट मिनिमम एज। अब इसमें 13 ले लीजिए या 1 और 8 18 ले लीजिए, बीच का 3 हटा दीजिए, या 1 और 8 18 ले लीजिए, 13 या 18। इट इज अबाउट मिनिमम एज। तो 138 इज मिनिमम एज। 182 इज वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर। 182 इज वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर। 18 से ऊपर हो गया ना, तो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर। थोड़ा ऐसे याद रखिए, 18 से नीचे चाइल्ड होते हैं और 2 ऊपर तो वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर। फिर कन्वेंशन नंबर 87। Convention number 87 is freedom of association and protection of right to organize. Freedom of association and protection of right to organize. And convention number 98 is to right to organize and collective bargaining. Convention number 98, देखो 98 आया, 100 से कम है ना,
तो इसमें बार्गेनिंग करके कम कराया होगा उन्होंने। भाई कोई सामान आप लेने गए मान लो ₹100 का, अब बोलोगे कुछ कम कर लो कुछ कम कर लो, तो 98 कर दिया। तो इसको ऐसे थोड़ा सा याद कर सकते हैं, 98 इज अबाउट कलेक्टिव बार्गेनिंग। अभी जो लास्ट की 2 कन्वेंशन है 87 एंड 98, देखो इंडिया ने टोटल 6 कन्वेंशन को साइन किया हुआ है, रेक्टिफाई किया हुआ है, जो ऊपर की 6 कन्वेंशन पड़ी। बट 87 एंड 98 कन्वेंशन को इंडिया ने रेक्टिफाई नहीं किया है। ये चीज आप याद रखिएगा, इन दोनों कन्वेंशन को इंडिया ने रेक्टिफाई नहीं किया, तो आपको याद होनी चाहिए। तो ये कन्वेंशंस थी सारी जो मैंने बताई आपको आईएलओ की। मैंने कुछ छोटी बहुत ट्रिक्स लगाई हैं याद करने के लिए, मेरे को जैसे याद हुआ। आपके हिसाब से अगर आपको कोई ट्रिक फिट बैठती है तो आप याद कर सकते हैं। अब आते हैं इंडिया का क्या रोल है इसके अंदर, आईएलओ के अंदर। तो देखिए इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर रहा है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, और परमानेंट मेंबर है इसकी गवर्निंग बॉडी का सिंस 1922। फर्स्ट ऑफिस जो था आईएलओ का इंडिया के अंदर वो 1928 में ओपन हुआ था। फर्स्ट ऑफिस आईएलओ का 1928 में इंडिया के अंदर ओपन हुआ था, और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि मैंने आपको ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स इन इंडिया जब पढ़ाया था तो उसके अंदर बताया था AITUC की फॉर्मेशन ही हमने इसलिए की थी ताकि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज सके अच्छे से। बाकी इसके अंदर अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे इंडिया के कितने प्रेसिडेंट रहे हैं आईएलओ में, ठीक, इंडिया का कौन वाइस प्रेसिडेंट रहा आईएलओ के अंदर, और उसके अलावा जो कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स अभी बच गए हैं वो नेक्स्ट 2 से 3 वीडियोस के अंदर आपका सारा लेक्चर खत्म हो जाएगा इंटरनेशनल रिलेशंस पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और इसके नोट्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं इन नोट्स को जो आज हमने आपको पढ़ाया है। और जो किसी ने भी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अब वहाँ से प्लेलिस्ट पे जाके फर्स्ट लेक्चर से 8 लेक्चर्स तक आप देख सकते हैं। इसके बाद हम जब जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो हम नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें कुछ और डिस्कस करेंगे साइंस या कंप्यूटर, जो कि एक मेजर रोल प्ले करता है आपका EPFO एग्जाम के अंदर। तो वो चीज़ें भी चैनल पे डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।